अगर हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना, अच्छा क्लॉकवाइज जो घड़ी की डायरेक्शन है ऐसे, अगर हम क्लॉकवाइज किसी चीज़ को घुमा रहे हैं तो वो मोस्टली स्पिनर को जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो जो नट है उसको टाइट किया जा रहा होता है, वो कसा जा रहा होता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम उसको बच्चों एक मिनट, वो कहते हैं द टॉर्क ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्स सो प्रोड्यूस कॉल्ड द क्लॉकवाइज। ओके हाँ ठीक बात है। तो इस तरह से हम करते हैं तो नट को टाइट कर रहे होते हैं और उस चीज़ को उसने बोला है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और जब हम उसको खोलना चाहते हैं, लूज करना चाहते हैं नेट को, तो हम क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उसको, स्पिनर को। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नट खुल जाता है, लूज हो जाता है। और फिर जो इस तरह की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने जब उसको स्पिनर को घुमाया है तो ये वाली डायरेक्शन क्या बनेगी, इस वाले जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसका जो मूवमेंट होगा वो भी एंटी क्लॉक मूवमेंट होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक बातें हो गई हैं। उसके अलावा वो कहते हैं, ये तो मैंने मिनी एक्सरसाइज क्विक क्विज के लिए ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। पहले हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो क्या है, प्रिंसिपल क्या है। बेसिकली वो कहते हैं अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन इट। वो कहते हैं अगर एक बॉडी है उसके पास इतनी क्लॉकवाइज मूवमेंट की फोर्सेज एक्ट कर, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है फोर्सेज को साइड में रखें, क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो, अगर उन दोनों की वैल्यूज सेम है तो हमारे पास बॉडी बैलेंस में होगी। और यही प्रिंसिपल है हमारे पास मूवमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या कहता है कि अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर है तो बॉडी बैलेंस होगी। ओके, उसके बाद वो कोई क्विज हमसे चीज़ पूछता है, अच्छा ये यहाँ पे ये जो झूला है ना इस पे ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये इस तरह से क्लॉकवाइज है। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो बस झूला यहीं पर रहेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। और अगर तो ये खुद से एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा फोर्स लगा के ही इस पर झूले लेंगे। बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये बराबर हो जाएंगी तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये जो है वो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि मूव नहीं करेगा यहाँ पे। वैसे स्टैटिक भी होता है, डायनामिक भी होता है, इसके आगे से आप बड़ी क्लासेस में डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ोगे, आगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, डायनामिक भी पढ़ोगे। वो कहते हैं एक बच्चा प्ले विद द फ्यूचर, वो कहते हैं कि क्या एक छोटा बच्चा या एक कमज़ोर बच्चा एक मोटे या ज़्यादा वजनी बच्चे के साथ खेल सकता है इस झूले के ऊपर जो शीशा है उस, हमने बोला कि हाँ खेल सकता है। कैसे खेल सकता है, लेंथ को एडजस्ट करके खेल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो अब ना यहाँ पे वेट है, वेट की बात करेंगे हम, एक बच्चा है उसका वेट है 30 न्यूटन और एक बच्चा जिसका वेट है हाफ यानी कि 15 न्यूटन। अब वेट है ना तो अब हम उसको केजी में तो फाइंड नहीं करेंगे ना, जब वेट की बात करेंगे हम तो फिर वो न्यूटन वाला यूनिट आएगा, क्योंकि फोर्स है, वेट और फोर्स इक्वल होते हैं। तो ये कौन सी फोर्स की वजह से होता है, ये नीचे ग्रेविटी की वजह से होता है। ये हम बात कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, मैंने बड़ी डिटेल के अंदर मैथ्स और वेट का डिफरेंस आपको करवा दिया हुआ है। तो अब बेसिकली वेट है, तो इसका वेट है 30 न्यूटन, इसका वेट है 15 न्यूटन, मतलब ये इससे डबल है वेट में। तो अब इन दोनों को इस झूले के ऊपर जो है ना यानी कि झूला लेना है, किसी भी तरीके से उन्होंने इस चीज़ को इंजॉय करना है। तो कैसे करें वो, तो उसका तरीका यह है कि अपनी लेंथ एडजस्ट कर लें। ये जो बच्ची है ना जिसका वेट ज़्यादा है वो 1 मीटर सेंटर से 1 मीटर दूर बैठे और ये जो बच्चा है ना वो सेंटर से 2 मीटर दूर बैठे। तो इनके पास जो इनका रिजल्टेंट निकलेगा, जिन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करके आंसर निकलेगा, दोनों केसेस में टॉर्क सेम प्रोड्यूस होगा। इसका भी 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो क्या होगा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी 30 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस होगा जो क्या होगा क्लॉकवाइज। तो ये इसके ऊपर एडजस्ट हो सकते हैं, इसके ऊपर झूला ले सकते हैं अगर ये अपनी लेंथ को एडजस्ट कर लें तो। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ आती है, अब वो क्या है वो देख लेते हैं। एक और नीचे उसने क्विक क्विज में पूछा हुआ है, 2 चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द सीसर व्हिच दे आर कैन नॉट स्विंग। अगर वो स्विंग नहीं कर रहे हैं तो वो बैलेंस हैं, और बैलेंस होने का मतलब ये है कि उनके ऊपर जो नेट टॉर्क है वो कितना है, 0 है। ओके, अब हमारे पास एक ये डायग्राम के साथ एग्जांपल आती है, इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि रीटर रोड है, उसके ऊपर यहाँ पे एक W1 वजन दिया हुआ, वेट है एक W2 है और उनके दरमियान डिस्टेंस ओ से बता दिया हुआ है हमें। तो ये बेसिकली हमारे पास W1 है और ये 25 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है। ये W2 है, 10 न्यूटन है उसका वेट और वो जो है 40 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है, किससे, सेंटर से। तो उन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 0.25 0.4 मीटर। अब हमें पता है क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम होते हैं, हमने प्रिंसिपल में पढ़ लिया था। तो बस फिर हम मूवमेंट निकालते हैं W2 का W1 का। तो हम जो वेट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फोर्स जगह पे वेट यूज किया जा सकता है। तो जो फोर्स की जगह पे वेट यूज किया तो W मल्टीप्लाई बाय उसकी लेंथ, मूवमेंट आर्म, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर भी वही होगा, W1 और W2 दोनों के लिए हम मूवमेंट निकालेंगे। तो हमारे पास इस वैल्यू को और इसका मैं कलर चेंज करके बता, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, ये W2 का मूवमेंट निकल आएगा बच्चों। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये जो था हमारे पास ये W2 का मूवमेंट है, ये W1 का मूवमेंट है और दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, बैलेंस्ड होंगे। तो इसका मतलब है अगर वो बैलेंस हैं तो वो मतलब इक्विलिब्रियम में है ना वो क्लॉक, ये बैलेंस इज एट अ पॉइंट ओ। तो ये बैलेंस होने का मतलब ही ये है कि इस पर लॉ लग सकता है, कौन सा, लॉ ऑफ मूवमेंट्स का, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लग सकता है। तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई किया हमने, इनको मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास 3 चीज़ें थी, एक नहीं थी, W1 निकालना हमने। बैलेंस करने के लिए W1 का वेट कितना चाहिए वो फाइंड कर रहे हैं हम। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इन सबको काउंट करेंगे तो अगर 16 न्यूटन होना हमारे पास W1, ये अगर 10
10 न्यूटन है, अगर ये 16 न्यूटन का होना तो ये बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये हमने बताना था।